नमस्कार। आज बात होगी, चीन ने 1985 में नेपाल में एक बहुत बड़ी विशाल पेपर एंड पल्प मिल खोली थी। भिरकुटी पेपर और पल्प मिल खोली थी, वो बंद हो गई। क्या वो भारत के इशारे पर बंद हुई? दूसरी बात होगी कि नेपाल में जब किंग वीरेंद्र थे तो नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन में दुनिया में 70, 72 और 75 नंबर होता था, लेकिन 2008 आते आते नेपाल 120 नंबर पर चले गया। 1992 से और 2004 के बीच में नेपाल में जबरदस्त औद्योगिकरण हुआ, लेकिन वो औद्योगिकरण की जो विकास दर थी वो अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई और स्लो होती गई और पूरी तरीके से स्लो हो गई, जिसके कारण नेपाल की जीडीपी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। हम गारंटी देते हैं, यदि जो औद्योगिकरण 1992 से और 2004 के बीच में हुआ वही स्पीड अगर नेपाल बरकरार रखता तो इस समय नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन कम से कम $80 बिलियन जरूर होता। 2014 और 13 के दौरान नेपाल के विश्लेषक लोगों ने कहा कि भारत के इशारे पे भिरकुटी पेपर मिल बंद हुई। तो जानते हैं पहले इसके बारे में कि नेपाल में मिलें बंद क्यों हुई। देखिए, 1985 में भिरकुटी पेपर मिल खोल दी गई थी और इसकी क्षमता जो थी 80 टन कागज उत्पादन करने की थी। नेपाल को 300 टन कागज की जरूरत पड़ती थी रोज, जिसमें से नेपाल उत्पादन करता था 150 टन रोज। अकेले भिरकुटी पेपर मिल 80 टन कागज का उत्पादन करती थी, यानी 5 कंपनियां केवल 70 टन और भिरकुटी पेपर मिल अकेले 80 टन कागज का उत्पादन करती थी। कह सकते हैं कि ये नेपाल की एक बहुत विशाल मिल थी। आप खुद ही अंदाजे लगाएं कि इस कंपनी में 333 थाई वर्कर थे, जिन्हें अस्थाई कहा जाता है, और 500,000 के लगभग आपके अस्थाई वर्कर थे। 333 अस्थाई वर्कर होने से पता लगता है कि ये मिल एक बड़ी मिल थी, छोटी मिल नहीं थी, और 2011 में ये बंद हो गई। नेपाल में बहुत सारी मिलें बंद हुई है, उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, वो कभी फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन भिरकुटी पेपर मिल बंद होने के पीछे नेपाल के जो विश्लेषक हैं वो भारत का हाथ बताते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, भिरकुटी पेपर मिल बंद हुई है 2011 में, ठीक। 2005 से और 2011 तक नेपाल में लोड सेटिंग बहुत ज़्यादा थी। 2008 के दौरान तो 20 घंटे तक की लोड सेटिंग थी। इसके कारण वो कंपनियां डीजल पर अपना उत्पादन नहीं कर पाती थी, क्योंकि एक यूनिट बाय द वे उस समय 4 रुपए का था, 6 रुपए का था, 6 रुपए नेपाली करेंसी का था। यदि हम 1 लीटर डीजल से उत्पादन करते हैं तो 1 लीटर डीजल में केवल 3 यूनिट आते थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 यूनिट डीजल पर चलाने से लगभग 18-19 रुपए पड़ता था। इसके कारण डीजल पर उस मिल को नहीं चलाया जा सकता था, लाइट पर ही चलाना पड़ता था और लोड सेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर क्या हुआ, सबसे बड़ी जो बात है कि माओवादियों ने क्या किया कि वहाँ की जो वर्कर हैं वहाँ के, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी और उनको विशेष अधिकार दे दिए थाई वर्करों को। वो जब चाहे तब हड़ताल कर सकते थे, जब चाहे छोटी छोटी मांगों को लेके फैक्ट्रियों को बंद किया करते थे। थाई जो वर्कर होते हैं, अस्थाई वर्कर जो थे, वो जब मर्जी तब बंद करवा देते थे फैक्ट्री को, और बाहर से जो इंडियन लोग या अन्य जो लोग हैं जो थाई नहीं है, नेपाली में थाई कहा जाता है, हम लोग अस्थाई कहते हैं, तो जो वर्कर थाई नहीं थे उनको भी अस्थाई जो थाई वर्कर हैं उनका कहना मानना पड़ता था और फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ती थी। कह सकते हैं कि वहाँ के जो थाई वर्कर थे उन्होंने फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा दादागिरी करना चालू कर दिया। रात भर फैक्ट्रियों में सोना, अच्छे से उत्पादन न करना, क्योंकि माओवादियों के जो नियम थे उन नियमों के अनुसार किसी वर्कर को हटाना बहुत मुश्किल था यदि वो थाई हो चुका है तो। और 2000 के बाद 2010 तक नेपाल में बहुत ज़्यादा वर्कर थाई हुए हैं। भिरकुटी पेपर मिल बंद होने के 2 कारण हैं केवल, भारत इसमें कहीं शामिल नहीं है दोस्तों। देखिए, उस समय लोड सेटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। दूसरा, जो थाई वर्कर हैं उन्होंने काम चोरी करना चालू कर दिया था
और जब मर्जी तब फैक्ट्री को बंद करवा देते थे छोटी छोटी मांगों को लेकर। और 80 टन उत्पादन की क्षमता वाला भिरकुटी पेपर मिल की क्षमता हो गई एक दिन में 5 टन और 6 टन कागज निकालने की। बहुत दिन तक उन्होंने उस चीज को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वर्करों ने, जो थाई वर्कर है, उन्होंने पूरा सपोर्ट नहीं दिया। दूसरा, लाइट की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी और लास्ट में भिरकुटी पेपर मिल को बंद करना ही पड़ गया। भिरकुटी पेपर मिल नेपाल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, यानी वो नेपाल का कागज उत्पादन में एक बहुत बड़ा हिस्से का उत्पादन भिरकुटी पेपर मिल ही करती थी। नेपाली विश्लेषकों का मानना है कि भारत के लोग अपना कागज नेपाल में बेचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जिससे कि भिरकुटी पेपर मिल बंद हो गई। दरअसल दोस्तों, भिरकुटी पेपर मिल बंद होने का केवल 2 कारण है, एक लोड सेटिंग, दूसरा थाई वर्करों द्वारा काम में लापरवाही। मैं मानता हूं गलती किसकी, एक तो लोड सेटिंग की और दूसरी माओवादियों की। उन्होंने इतनी पावर दे दी थी थाई वर्करों को कि वो जब मर्जी तब बंद करवा देते थे फैक्ट्री को छोटी छोटी मांगों को लेके। तो इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो है लोड सेटिंग, और दूसरी जो गलती है वो है माओवादियों ने जो पावर दी वर्करों को। माओवादियों ने भले ही ठीक किया कि सैलरी बढ़ाई, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा पावर वर्कर यूनियनों को दे दी, मजदूर यूनियन जो होती हैं उनको दे दी कि वो जब मर्जी तब फैक्ट्रियों को बंद कर देते थे। भारत से तो कच्चा माल आता ही था। यदि नेपाल भारत से कागज ना खरीदे तो रॉ मटेरियल तो नेपाल भारत से ही खरीदता था, तो भारत भिरकुटी पेपर मिल को बंद क्यों करवाएगा। दोस्तों, यह क्लियर है कि यह मिल भारत के द्वारा बंद नहीं करवाई गई है, बल्कि मजदूरों की समस्या और बिजली की समस्या से ये मिल बंद हुई है। इस मिल को गोलचा चला रहा था। उल्लास बिस्कुट कैसे बंद हो गया? उल्लास बिस्कुट भी ऐसे ही बंद हुआ कि वर्करों की मनमानी के कारण, वर्करों की हड़ताल के कारण। और भी दोस्तों एक लंबी लिस्ट है, उसको हम फिर कभी बताएंगे आपको, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बड़ी हो चुकी है। एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो कि वर्करों की कमी से बंद हुई है नेपाल की मिलें, और जो नेपाल का जबरदस्त तरीके से औद्योगिकरण हो रहा था वो रुक गया। उसमें गलती है माओवादियों की। वो यदि वर्करों को पूरी पावर नहीं देते कि जो जब मर्जी तब हड़ताल कर दो, तो शायद नेपाल की जो मिलें बंद हुई है वो बंद नहीं होती, बल्कि और ज्यादा मिल नेपाल में खुलती। दोस्तों, इस मामले में भारत को दोष देना ठीक नहीं।